हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार आप सभी को आरबी स्टडी पॉइंट पर फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर सेट जो कि 11/3/2018 को प्रथम पाली में आयोजित किया गया था। ये सेट ज्ञान बिंदु का जो कि टोटल 18 सेट इस बुक में दिया हुआ है, इसको हम पर डे कोशिश करेंगे जो एक एक सेट का रिवीजन करते चले, जिससे आपका रिवीजन अच्छे तरह से हो और आप बिहार दरोगा की तैयारी भी अच्छी तरह से कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्ञान बिंदु का पहला सेट का पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। तो सत्रिया असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। लेकिन यहाँ पर जो शास्त्रीय नृत्य है, तो टोटल भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस बुक में किस तरह से कितने अच्छे ढंग से टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में डिटेल में दिया गया है। तो चलिए आज हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है जो शास्त्रीय असम की शास्त्रीय नृत्य है, यह 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा पहले जूम कर लेते हैं और यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो 8 राज्य का इसमें पहला दिया हुआ भारतनाट्यम। भारतनाट्यम मुख्य रूप से दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य शैली है। यानी भारतनाट्यम जो है वो दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य का मेन रूप से शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। यानी जो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य है उसमें सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन था, तो वो है कौन, भारतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का है दक्षिण भारत में। ठीक है, इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया था। यानी भारतनाट्यम नृत्य के जो तमिलनाडु में जो विकसित किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो देवदासियों के द्वारा। अब इससे संबंधित कुछ कलाकार के नाम यहाँ पर देखते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके कलाकार निम्न है, यानी यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मान सिंह और रुक्मिणी देवी और मृणालिनी साराभाई। ये जितने भी जो कलाकार हैं वो भारतनाट्यम से रिलेटेड मुख्य कलाकार हैं। अन्य ऐसे बहुत कलाकार हैं, लेकिन ये जो मुख्य हैं उसके बारे में यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से दिया गया हुआ है। उसके बाद बात चर्चा करते हैं कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश जो कि तमिलनाडु के से सटा हुआ ही एक राज्य है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के जो तट पे दोनों भी राज्य में पड़ता है एक झील है, उस झील का नाम क्या है। ठीक है, तो देखें कुचिपुड़ी, इसका आधार भरत मुनि का नाट्य शास्त्र से है। यानी कुचिपुड़ी का जो है आधार है जो कि मेन रूप से लिया गया है वो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र से है। इससे से संबंधित कलाकार का नाम यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी इत्यादि है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ओडिसी। यहाँ ओडिसी का अगर आपको राज्य याद करना हो तो ये एकदम ईजी है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है और ये किस राज्य से है, तो ओडिशा में प्रचलित नृत्य कला की प्राचीन शैली है। इसमें नृत्य के माध्यम से समर्पण का भाव धारण के नर्तक ईश्वरीय स्तुति करते हैं। ठीक है, तो इससे जो संबंधित जो कलाकार हुए सोनल मानसी, रानी कर्ण आदि इससे संबंधित प्रमुख कलाकार हुए। उसके बाद देखते हैं कथकली। तो कथकली केरल के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इससे संबंधित कलाकार है वल्लतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर, मृणालिनी साराभाई इत्यादि। उसके बाद आता है कथक। तो कथक मेन रूप से उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य मेन रूप से यूपी वाले क्षेत्र का ये है। कथक शब्द का अर्थ होता है नृत्य रूप से कथन करना। ठीक है, नृत्य रूप से जो कथन किया जाता है उसे कथक नृत्य कहा जाता है। प्राचीन काल में कथक को कुशीलव के नाम से भी जाना जाता था। इस नृत्य के कलाकार निम्न हैं, बिरजू महाराज जो कि लखनऊ घराना से बिलोंग करते थे, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी और गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, मालविका सरकार आदि। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मणिपुरी। तो मणिपुरी भी याद करना एकदम इजी है, क्योंकि मणिपुरी जो नृत्य शास्त्रीय नृत्य ये भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में से तो एक है, लेकिन इसका नाम तथा इसकी उत्पत्ति
स्थल मणिपुर के नाम पर पड़ा, यानी मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है वो मणिपुर में प्रचलित है, इसीलिए उसका नाम मणिपुर ही उसके राज्य के नाम पर ही पड़ा है। यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित है, ठीक है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग की प्रमुखता है। यानी आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा भारत के ऐसे कौन शास्त्रीय नृत्य है जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग के बारे में चर्चा देखने को मिलता है, तो वो है मणिपुरी। और इससे संबंधित कलाकार हुए अमली सिंह, अतंब सिंह, नल कुमार सिंह, सविता मेहता, कालावती देवी, झावेरी बहन और गोपाल सिंह आदि है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मोहिनी अट्टम। सातवां जो है वो मोहिनी अट्टम, यह केरल राज्य के दो शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जो अभी काफ़ी लोकप्रिय है। यानी केरल राज्य में दो शास्त्रीय नृत्य है, एक मोहिनी अट्टम है, ठीक है। उसके मोहिनी अट्टम का शब्द मोहिनी के नाम से पड़ा है। मोहिनी अट्टम नृत्य शब्द मोहिनी के नाम से बना है। मोहिनी रूप हिंदुओं के देव भगवान विष्णु ने धारण किया था ताकि बुरी ताकतों के ऊपर अच्छी ताकत की जीत हो सके, ठीक है। इससे संबंधित जो कलाकार हुए वो मोहिनी अट्टम से कलाकार हुए कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, रागिनी देवी और हेमा मालिनी, श्रीदेवी इत्यादि। तो ये भारत के टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हुए, तो 8 हुए। इसमें हम यहाँ पर 8 देखे हैं। उसमें एक मणिपुर असम का जो है शास्त्रीय है, और बाकी बात नीचे हम 7 के बारे में पूरे डिटेल से पढ़े हैं। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था। तो भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में लगाया गया था, जो कि 1951 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में जिस तरह से दिया हुआ है, चारों ऑप्शन के बारे में पूरे डिटेल में दिया हुआ है, तो इसको हम पूरा को पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में 1951 में स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना 1906 में रानीपेट, कहाँ पे, ये तमिलनाडु में पड़ता है, खोला गया था, जो कि असफल रहा था, ठीक है। भारत विश्व में उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। यानी भारत पूरे विश्व में जो उर्वरक है, जितना भी उर्वरक एग्रीकल्चर से संबंधित जो खाद है उसका जो सबसे बड़ा तीसरा नंबर पर उपभोक्ता भी है, और तीसरा नंबर पर इसका उत्पादन भी करता है। चीन, अमेरिका, भारत विश्व में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का मुख्य उत्पादक है। यानी नाइट्रोजन से रिलेटेड जितना भी उर्वरक का उत्पादन होता है, प्रथम स्थान पर चीन, दूसरा पे अमेरिका और तीसरा पे भारत आता है। पोटेशियम फर्टिलाइजर का पूरी तरह आयात किया जाता है। यानी भारत में पोटेशियम का से रिलेटेड जितने भी फर्टिलाइजर है उसको दूसरे देश से मंगाया जाता है। यानी पोटेशियम फर्टिलाइजर अगर भारत में बात किया जाए तो नहीं पाया जाता है, बल्कि इसे दूसरे देश से आयात किया जाता है। वही भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना 1951 में सिंदरी तत्कालीन बिहार में की गई थी। उस समय ये कहाँ पड़ता था, बिहार में पड़ता था। अभी ये शायद झारखंड में पड़ता है। वहीं पे उर्वरक उद्योग के लिए नेफ्था, कोक, भट्टी गैस, हाइड्रोजन, प्राकृतिक गैस, राख फॉस्फेट, जिप्सम आदि कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। यानी उर्वरक में निम्नलिखित में से मतलब जितना भी चीज़ का यूज इस्तेमाल किया जाता है उसमें नेफ्था, कोक, भट्टी गैस, हाइड्रोजन, प्राकृतिक गैस, राख फॉस्फेट, जिप्सम आदि कच्चा माल का उपयोग किया जाता है। बल्लारपुर इंडस्ट्री लिमिटेड कागज़ और कागज़ उत्पादन के लिए की कंपनी है। यानी बल्लारपुर जो है इंडस्ट्री लिमिटेड, ये कागज़ से संबंधित जितने भी उत्पादन क्षेत्र है उसकी कंपनी है। ये कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र में। बल्लारपुर इंडस्ट्री लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में। वहीं पे राजमुंदरी किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित है राजमुंदरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कहा गया, किसी तत्वों में समस्थानिक का तात्पर्य क्या है। तो समस्थानिक कहते किसको आखिर है, तो समस्थानिक उसके कहते हैं जिसमें परमाणु संख्या समान होता है, उसको कहते हैं समस्थानिक, और उसका भार अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं, उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान अलग अलग हो, ठीक है, जिसका द्रव्यमान अलग अलग हो तथा परमाणु संख्या समान हो तो उसको कहते हैं। यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन ए,
और उस ऑप्शन बी में दिया हुआ है उस तत्व के परमाणु जिनका द्रव्यमान समान हो उसको कहते हैं समभारिक। उस तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग हो तो उसे भी समभारिक ही कहा जाता है। यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर इसे हम देखते हैं, उस तत्वों के परमाणु जिसके द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो समस्थानिक कहलाता है। समस्थानिक होने की क्या शर्त है? तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या असमान हो समस्थानिक कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हुए, पोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। इसमें देखिएगा जितने भी हाइड्रोजन के जो क्रमांक है वो तो एक ही है, एक है, लेकिन इसका जो भार है, पहला प्रोटियम का कितना है? 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है और ट्राइटेरियम का भार 3 है, लेकिन परमाणु क्रमांक सबका एक ही है, इसीलिए इसे समस्थानिक कैटेगरी में रखा जाता है, जिसे इंग्लिश में आइसोटोप्स कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक ट्राइटेरियम रेडियो सक्रियता गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी जो ट्राइटेरियम है वो रेडियो सक्रियता गुण प्रदर्शित करता है, जो कि हाइड्रोजन का समस्थानिक है। सर्वाधिक समस्थानिक वाले तत्व पोलोनियम है, जिसके कितने समस्थानिक है? तो टोटल 27 समस्थानिक है। यानी पोलोनियम की समस्थानिक की बात की जाए तो 27 है। अब यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन का जो इसमें समस्थानिक, ऑक्सीजन 8 जिसमें परमाणु भार 16 है, ऑक्सीजन 8 जिसके परमाणु भार 17 है, ऑक्सीजन 8 जिसके परमाणु भार 18, ये तीनों किसके समस्थानिक है? तो ऑक्सीजन के समस्थानिक है। अब देखते हैं समस्थानिक के कुछ ऐसे तत्व है जिसका उपयोग क्या क्या चीज़ में किया जाता है। तो किसी पुराने कार्बनिक पदार्थ की आयु जानने में कार्बन समस्थानिक है C14 का उपयोग किया जाता है। ऐसे कार्बन का मेन जो कार्बन होता है उसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और परमाणु भार 12 होता है, लेकिन इसमें परमाणु क्रमांक 6 हो लेकिन इसका भार 14 हो, उससे क्या होता है? कार्बन, उसको कार्बन समस्थानिक में रखा जाता है। इससे किसी भी पुराने कार्बनिक पदार्थ की आयु ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कैंसर उपचार में कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग करते हैं। कैंसर उपचार में कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग करते हैं। ठीक है, कैंसर उपचार में किसका? तो कोबाल्ट समस्थानिक का। यूरेनियम समस्थानिक का प्रयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। वहीं पे घेंघा रोग के इलाज के लिए आयोडीन 131 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं समभारिक क्या होता है। तो समभारिक तत्वों के परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या असमान होते हैं समभारिक कहलाते हैं। जैसे आर्गन, इसमें क्या है? तो परमाणु भार 40 है लेकिन इसका क्रमांक 18 है। वहीं पे कैल्शियम क्या है? 20 है परमाणु संख्या, इसका भार 40 है। हाइड्रोजन का कितना है? तो इसमें देखिएगा परमाणु क्रमांक अलग अलग है लेकिन इसका जो भार है वो समान है, उसको कहा जाता है समभारिक, या इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोबार, और समस्थानिक को कहते हैं आइसोटोप। अब एक आता है सम न्यूट्रॉनिक। तो सम न्यूट्रॉनिक में समान न्यूट्रॉनों की संख्या वाले परमाणु को सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। इसके लिए परमाणु संख्या Z तथा परमाणु द्रव्यमान A दोनों का मान भिन्न होता है, लेकिन A Z का मान समान होता है, A और Z का मान समान होता है। ठीक है, इसमें देखेंगे लिथियम, बेरिलियम और हाइड्रोजन, और ये भी हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है? तो इसमें देखा जाए तो न्यूट्रॉनों की संख्या समान होता है, उसको सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु की गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो गुरु अंगद जो थे वो गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था। ठीक है, तो इसमें आप देखते हैं सिख धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ, उसको हम देखते हैं। तो गुरु अंगद देव गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किए थे। ठीक है, इन्होंने ही गुरु नानक द्वारा प्रारंभ किए गए लंगर व्यवस्था को अस्थाई बना दिया था। यानी गुरुद्वारा में जो खाना खिलाया जाता है जो उसको क्या कहते हैं? लंगर व्यवस्था कहते हैं। जिसको अस्थाई कौन बना दिया था? तो गुरु नानक द्वारा प्रारंभ किया गया लंगर व्यवस्था। किसके द्वारा? गुरु नानक द्वारा उसको प्रारंभ किया गया था, लेकिन गुरु अंगद देव जो थे उसको अस्थाई बना दिए थे, यानी हमेशा के लिए उसे लागू कर दिए थे। उसके बाद देखते हैं सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक सिख धर्म के प्रणेता थे। ठीक है, इनका जन्म आधुनिक नवाब साहिब जो कि पाकिस्तान में पड़ता है कि तलवंडी नामक स्थान में 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। सिख के धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव थे जिसको सच्चा बादशाह इनकी उपाधि थी।
ये अकबर के समकालीन थे, ठीक है। उसके बाद 1589 में इन्होंने अमृतसर सरोवर के मध्य हरमिंदर साहिब का निर्माण करवाया गया था। किनके द्वारा? तो सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा। वहीं पे गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। इनका जन्म 1699 में हुआ था। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ के रचनाकार थे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा, हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी नदियां होती है। यानी देखिए 12मासी नदियां उस नदी को कहते हैं जिस नदी में हमेशा यानी 12 मास यानी 12 मंथ पूरे वर्ष भर पानी रहता है, उसको 12मासी नदियां कहते हैं। कैसा पानी? स्थिर पानी नहीं, चलते हुए पानी जो 12 मास रहता है उसको 12मासी नदी कहते हैं। हिमालय नदी का उद्गम स्रोत हिमानियों से में स्थित है, बिल्कुल सही है। यानी जो हिमालय नदी से जितना निकलता है वो किससे निकलता है? तो वहां से बर्फ के पिघलने के कारण उसमें पानी हमेशा रहता है और बरसात के मौसम में बारिश के कारण भी रहता है। तो इसमें क्या है, इसमें हमको क्या है लग रहा है कि कथन ए और कारण हिमालय में मतलब 12 मास पानी क्यों रहता है? क्योंकि वो नदी में बर्फ से वो पिघलने से उसमें पानी आता है, इसलिए उसमें 12 मास रहता है। यानी कथन ए और कारण आर दोनों सही है, कथन और तर्क दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है, ठीक है। अब भारत के अपवाह तंत्र के बारे में कुछ देखते हैं। भारतीय अपवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियां शामिल है। ये बड़ी भू आकृति की विकास प्रक्रिया तथा वर्षण की प्रकृति व लक्षणों के परिणाम स्वरूप इसकी उत्पत्ति हुई है। अब इसमें हिमालयी अपवाह क्या है? तो देखिएगा, हिमालय अपवाह तंत्र भूगर्भीय इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। जो यानी हिमालय से जितना भी नदी निकलता है उसका एक लंबा इतिहास है। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी, द्रोणियाँ शामिल है। इसमें मेन जो 3 नदी तंत्र है उत्तर भारत यानी हिमालय के, उसमें गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, ठीक है। यहाँ की नदियाँ 12मासी क्योंकि ये बर्फ पिघलने व वर्षण दोनों पर निर्भर है, ठीक है। ये नदियाँ गहरे महाखंडों गार्ज उसको कहते हैं जब ये कोई नदी ऐसे भी आकार की घाटी से बहता है, जब ये भी आकार की घाटी आई आकार में पतित हो जाता है तो इसी को गार्ज या इसी को कैनियन भी कहा जाता है, ठीक है, से गुजरती है, जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन प्रक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक है। महाखंडों की अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में भी आकार की घाटी, छिप्रिकाएँ, देखिए छिप्रिकाएँ किसको कहते हैं? तो नदी जब मुहाने पर आकर के कई भागों में बट जाता है तो उसको छिप्रिका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। छिप्रिकाएँ जलप्रपात भी बनाती है। कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है, जिसको पंजाब में सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पंजाब में ये 7 नदियों के मिलने के बाद ये बिहार में आकर के कोसी का निर्माण करता है, ठीक है। अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। यही नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों में भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भागों में जमा करता है। तो पर्वतीय क्षेत्र से जो कोसी नदी जितना भी अवसाद लाता है वो अपने मार्ग में जमा कर देता है, जिस कारण से ये अधिक मार्ग बदलते रहता है। और उसमें हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियाँ, देखिए हिमालयी अपवाह तंत्र की अनेक नदी तंत्र है, मगर निम्नलिखित नदी तंत्र प्रमुख है। इसमें देखेंगे आप सिंधु नदी तंत्र, यह विश्व के सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। गंगा नदी तंत्र अपने द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों दृष्टिकोण से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। यह नदी उत्तराखंड राज्य की उत्तरकाशी जिले की गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर जिसकी ऊंचाई है वहां से निकलती है। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। तो देखेंगे ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक। ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील के निकट चामोलुंगमा, ये क्या है लिखा हुआ है इसमें, चामोयुंगडुंग हिमनद से हुई है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शोधक। लेकिन जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पर जहाँ पर प्रवेश करता है वहाँ पर इसे दिहांग कहा जाता है और असम में इसे ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है और
बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता। और जब यही नदी, जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जा करके गंगा से मिलती है यानी पद्मा से मिलती, तो उसके बाद इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों की में मान्यता जरूरी है? तो देखिएगा, यहाँ पे किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए 4 राज्यों में उसे मान्यता जरूरी है। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में? तो 4 राज्यों में 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। उसमें देखेंगे भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। अब वहाँ पे देखते हैं राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्त। इसमें क्या क्या शर्त है? लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए मतों का 6% प्राप्त हो। यानी जो लोकसभा चुनाव होता है या राज्य में विधानसभा चुनाव होता है, ठीक है, उसमें से भारत के जितने भी राज्य, उसमें से किन्हीं 4 राज्य में 4 अथवा अधिक राज्य, 4 या उससे ज़्यादा राज्य भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 4 होना चाहिए। कुल डाले गए वैध मत यानी जितना सही वोट पड़ता है उसका अगर वो 6% प्राप्त कर लेता है तो भी उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं, इसके अलावा इसे किसी एक राज्य अथवा राज्य के विधानसभा की कम से कम 4 सीट जीतनी होगी, अथवा यहाँ से देखते अथवा क्या है, लोकसभा में 2% सीटें हो और ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो। यानी लोकसभा के जो टोटल सीट है वो कम से कम कितना होना चाहिए? 2% सीट उसको जीतना चाहिए और वो 3 अलग अलग राज्यों में होना चाहिए। किसी एक राज्य में होने से उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिलेगा। ठीक है, निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। इसका वर्णन संविधान के भाग 15 में और अनुच्छेद 324 से 29 के बीच किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वर्तमान जितने भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है उसका यहाँ पे उसका चुनाव चिन्ह क्या है? वो है भारतीय जनता पार्टी है प्रथम पर, उसका चुनाव चिन्ह कमल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उसका चुनाव चिन्ह पंजा है। भारतीय कम्युनिस्ट दल का हंसी और बाली है। राष्ट्रवादी कांग्रेस का घड़ी है। बहुजन समाज पार्टी का असम है, हाथी है जो असम में छोड़कर है। उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हंसिया, हथौड़ा और तारा है। और वहीं पे तृणमूल कांग्रेस का क्या है? जोरा फूल है। नेशनल पीपुल्स पार्टी का पुस्तक है और आम आदमी का पार्टी का झाड़ू है। ठीक है, इसको देखिएगा तो आम आदमी पार्टी का अभी तक दिल्ली और पंजाब में इसका सरकार है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ? सहकारी आंदोलन का आरंभ भारत में सर्वप्रथम कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। भारत में पहला सहकारी आंदोलन ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि ऋण के साथ प्रारंभ हुआ। ठीक है, इसमें क्या है? भारतीय सहकारी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1904 से 11 ईस्वी में कृषि क्षेत्र में हुआ था। 1903 ईस्वी में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा 1904 ईस्वी में पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, सहकारी आंदोलन का दूसरा चरण संशोधन चरण 1912 से 1918 के मध्य चला। इसमें सहकारी समिति अधिनियम 1912 अधिनियमित कर वर्ष 1904 अधिनियम के दोष को जितना भी उसको दूर किया गया। यानी जो वर्ष 2004 का सहकारी ऋण समिति अधिनियम था उसमें जो भी दोष था, जो भी कमी था उसे दूर करने के लिए वर्ष 1912 में इस अधिनियम में कुछ संशोधन किया गया था। उसके बाद लिखा है निम्मू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर है? तो निम्मू बाजगो नामक बांध सिंधु नदी पर लद्दाख, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो यह कहाँ पर पड़ता है? तो सिंधु नदी पे है। कहाँ पे है? निम्बू बाजगो बांध तो सिंधु नदी पर लद्दाख में है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। इसमें 1920 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इसका निर्माण 1863 में हुआ था। उसके बाद मुल्ला पेरियार बांध, ये पेरियार नदी पर केरल में स्थित है। यह एक गुरुत्वीय बांध है। इस जलाशय के चारों ओर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है,
भारत की कुछ प्रमुख नदी घाटी परियोजना, उसमें भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। पुंग बांध परियोजना ब्यास नदी पर क्रियान्वित किया गया है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उकाई परियोजना, यह परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर है। बाण सागर परियोजना जो कि सोन नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि क्या अभिप्रेरित करता है, यानी किसी वस्तु के अगर कीमत में वृद्धि होता है तो वो क्या कारण है। इसमें होता है मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से किसी भी वस्तु की कीमत में वृद्धि देखी जाती है। ठीक है, यानी रुपया का वैल्यू गिर जाता है और क्या होता है, वस्तु के वैल्यू बढ़ जाता है। तो ये कैसे होता है, इसमें कीमत वृद्धि देखी जाती है। देखते हैं, किसी वस्तु की कीमत वृद्धि मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि से होता है। जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाती है, अर्थात वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग अधिक होती है, तो कीमत सतत रूप से बढ़ती है। यानी मांग, जब किसी भी वस्तु का मांग कब बढ़ता है, जब व्यक्ति के पास पैसा ज़्यादा आता है तो, और मुद्रा का मूल्य घटता है, जिसे मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि होने लगती है तो वह मुद्रास्फीति की अवस्था कहलाती है। यानी जब कीमत में सामान्यता स्तर से लगातार वृद्धि होने लगती है तो उसे क्या, उस अवस्था को भी क्या कहा जाता है, मुद्रास्फीति की अवस्था कहा जाता है। देखिए, मुद्रा के मूल्य या क्रय शक्ति का कम होना या कमजोर होना मुद्रास्फीति की अवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट। तो हम देखते हैं यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, यानी अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। तो यहाँ पर जो दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा है, इसका स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं किया गया था। बाकी बात जो समता सैनिक दल है, स्वतंत्र मजदूर संघ है और द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया है, इस सब का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके आप क्वेश्चन के पूरा डिटेल में देखते हैं। जो दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा मंच की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कितने संस्था की स्थापना किया गया था उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो 1920 में द ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना भी किया था। कौन किए थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1920 में किया गया था। तथा 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना भी किसके द्वारा किया गया था, तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया था। तो समाज समता संघ की स्थापना भी किसके द्वारा किया गया था, तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। और 1942 में अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया था। और द रिपब्लिक पार्टी एवं बौद्ध महासंघ की भी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्था और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो संस्था और संघ बनाने की अगर बात की जाए तो ये भारत के संविधान आर्टिकल 19 में ये सब देखने को मिलता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, केवल नागरिक के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार ये कहा गया है, जो कि केवल भारत के नागरिकों को ही मिलता है। यानी कोई भी विदेशी नागरिक यहाँ आकर के कोई संस्था या संघ नहीं बना सकता है। देखेंगे, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी मौलिक अधिकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी को अक्षुण्ण रखने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 से 22 तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कही गई है। जो मौलिक अधिकारों को भाग का मेरुदंड जिसको कहा जाता है, यानी मौलिक अधिकार के भाग का मेरुदंड किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो कि संविधान के आर्टिकल 19 से 22 तक दिया है। अगर मौलिक अधिकार की बात किया जाए तो संविधान के भाग 3 में ये 12 से 35 तक इसकी चर्चा देखने को मिलता है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 19 के बारे में इसमें क्या क्या प्रावधान है। तो
अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि पहले इसमें 7 था, लेकिन एक को समाप्त कर दिया गया है। जो संपत्ति का अधिकार होता था उसे समाप्त कर दिया गया। तो 19 के ए में बोलने की स्वतंत्रता, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी है। 19 के बी में है शांतिपूर्ण एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। और 19 के सी में संघ बनाने का अधिकार देता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का सी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अनुच्छेद 19 का जो डी है, इसमें कहा गया देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, यानी देश में घूमने की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 19 के ई कहता है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास ही करने और बसने की स्वतंत्रता है। तथा अनुच्छेद जी कहता है कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। वहीं पे अगर देखेंगे तो संविधान का जो इसमें जो अधिकार दिया गया संपत्ति का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 19 के एफ में रखा गया था, तो मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार था। परंतु अनुच्छेद 19 के एफ संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 के कॉम के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन है मेरा, ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य, इससे क्या होने वाली क्या समस्या है, ये इससे किस तरह से बचा जा सकता है, उसके बारे में देखेंगे। तो ओजोन छिद्र से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है। तो इसका मतलब होता है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई अगर कम हो जाती है, जिसे ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ओजोन छेद का तात्पर्य ओजोन परत अवक्षय होना है। समताप मंडल के ऊपरी भाग में पाई जाने वाली ओजोन परत सूर्य के पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है और इस किरणों से आंखों के रोग तथा त्वचा कैंसर होने का ज़्यादा खतरा होता है। कृषि एवं जलवायु भी बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। ओजोन परत सूर्य के पराबैंगनी किरणें को 70 से 90% तरंगे छन जाती है। यानी जो ओजोन परत जो होता है, जो कि ओजोन परत का फॉर्मूला होता है O3, ऑक्सीजन के 3 एटम के मिलने से ओजोन बनता है। इसमें जो पराबैंगनी किरण को कितना 70 से 90% तरंग को अपने पास सोख लेता है। उसके बाद देखते हैं ओजोन परत में छिद्र सर्वप्रथम फॉरमैन द्वारा 1973 में अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था, जहां सितंबर या अक्टूबर के दौरान वृद्धि हो जाती है। ओजोन परत में छिद्र होने का प्रमुख कारण फ्लोरीन है। यानी ओजोन परत में छिद्र के लिए कौन जिम्मेवार है, तो फ्लोरीन है। इसकी उत्पत्ति क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, हाइड्रोजन्स एवं इससे संबंधित कुछ अन्य पदार्थ कार्बन टेट्राक्लोरीन व मिथाइल क्लोरोफॉर्म जैसे रसायनों से होता है। ओजोन में बढ़ते छिद्र को रोकने के लिए 1947 में मॉन्ट्रियल, यानी ये मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है, कनाडा में, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें ओजोन परत के संरक्षण की बात कही गई थी। अगर ओजोन की बात की जाए, ओजोन परत की जो मोटाई होता है उसे किससे मापते हैं, तो डॉप्सन से मापा जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इस कारण संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने की भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। 4 और भाषाएं हैं जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है। इसमें चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश भाषा आती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, 6 अंग हैं, जो कि निम्न प्रकार है। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या है, तो संघ है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अध्यक्ष कौन है, कसाबा कसोरी, जो कि हंगरी के हैं। कसाबा कसोरी कहाँ के हैं, तो हंगरी के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक ना,
तो यहाँ पे देखेंगे जो कौन नदी किससे मिलता है, तो इंद्रावती, इंद्रावती बाघ आरक्षित क्षेत्र है, ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। पेरियार कहाँ पड़ेगा, तो केरल में पड़ेगा। और सिमलीपाल कहाँ पड़ता है, तो ओडिशा में पड़ता है। और वहीं पे बांदीपुर कहाँ पड़ता है, तो बांदीपुर कर्नाटक में पड़ता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। अब यहाँ पर सभी अभयारण्य के बारे में देखते हैं हम। तो पेरियार अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो केरल के इडुक्की में स्थित एक महत्वपूर्ण बाघ और हाथी संरक्षण क्षेत्र है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान यह भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में बीजापुर जिले में स्थित है, एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 1883 में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, तो ये ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है तथा यह एक हाथी अभयारण्य भी है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। बांदीपुर कहाँ है, तो दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1974 में टाइगर रिजर्व क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया था, तो 1973 में चलाया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो है क्या, कर्नाटक का जो बांदीपुर है इसमें शुष्क पर्णपाती वन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है जो उत्तराखंड में स्थित है। वर्तमान में 2021 में इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। देश का सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। वहीं पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबू लामजाओ कहाँ पर है, ये मणिपुर में है। भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व है। कितने टाइगर रिजर्व है भारत में, तो टोटल 53 टाइगर रिजर्व है। भारत में 14 बाघ अभयारण्यों को वैश्विक संरक्षण मामले की मान्यता जुलाई 1921 में मिली है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, तो तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर के बारे में देखिए, जो कि द्रव घनत्व मापी एक यंत्र है के द्वारा किसी द्रव की अपेक्षित घनत्व को मापा जा सकता है। इसमें द्रवों को विशिष्ट गुरुत्व निकाला जाता है। वहाँ पे अब हाइग्रोमीटर द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता मापा जाता है और हिस्पोमीटर द्वारा समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात किया जाता है और ग्रेविमीटर से एवं वैज्ञानिक उपकरण है, इसके द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। किसके द्वारा, तो ग्रेविमीटर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर साइकिल उद्योग, यहाँ पर तो यहाँ से मिलाएंगे साइकिल उद्योग लुधियाना और रेलवे उपकरण और मोटर वाहन पोत निर्माण। तो पोत निर्माण यहाँ पे कोच्चि, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर देखेंगे। डी का 2 किस में दिया हुआ है, तो डी का 2 केवल ए और बी में दिया हुआ है और सी का 1 किस में दिया हुआ है, सी का 1 और बी में दिया हुआ है। यानी इसका आंसर बी होगा। यानी ए का रेलवे उपकरण कहाँ होगा, जबलपुर होगा और मोटर वाहन होगा भिलाई। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। रेलवे उपकरण कहाँ पे है, तो भिलाई, मोटर वाहन जबलपुर, पोत निर्माण कोच्चि और साइकिल लुधियाना है। ठीक है। तो पोत निर्माण स्थल कोच्चि कहाँ है, केरल में। इसे अरब सागर की रानी के नाम से भी लोकप्रिय के नाम से जाना जाता है। वेम्बनाड कायाल के मुहाने पर स्थित कोच्चि पतन एक प्रमुख पतन है, प्राकृतिक पतन है। ये वेम्बनाड केरल का एक झील है। इसमें कोच्चि को पूर्व का वेनिस कहा जाने वाला एक बंदरगाह केरल के मालाबार तट पर वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। इस बंदरगाह के निकट एक जलयान नीमो क्या है, ये दिख नहीं रहा है, हाँ, निर्माणशाला और पेट्रोलियम शोधशाला स्थापित की गई है। भिलाई शहर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थिति 1955 में दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब चला था, तो 56 से 61 तक चला था। यह रेल की पटरियों और भारी इस्पात प्लेटों का निर्माण
प्रमुख निर्माण करता है। जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है। यहाँ मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। यहाँ तोप गाड़ी बनाने का केंद्रीय कारखाना स्थित है। वहीं पे आप लुधियाना की बात करें तो लुधियाना कहाँ है? पंजाब राज्य में सतलज नदी के किनारे स्थित एक शहर है। देश में सबसे ज़्यादा साइकिल पंजाब में बनती है। लुधियाना एक प्रमुख साइकिल उत्पादन केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? जो पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित करते किसमें करते हैं? तो उसे प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है। पेड़ पौधे में नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण करता है तथा उन्हें प्रोटीन में परिवर्तित कर देता है। नाइट्रोजन की थोड़ी मात्रा विभिन्न नाइट्रेटों के रूप में पाई जाती है। जंतुओं तथा वनस्पतियों में यह प्रोटीन के रूप में पाई जाती है। नाइट्रोजन वायुमंडल का प्रमुख गैस है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना % पाया जाता है? तो 78% पाया जाता है। नाइट्रोजन संयुक्त अवस्था में यह सोरा, अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, यूरिया आदि में पाई जाती है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2 होता है। यह एक कार्बनिक यौगिक है। अब कार्बनिक यौगिक, जितने भी यौगिक में कार्बन का अगर कार्बन की मात्रा हो तो उसे कार्बनिक यौगिक के नाम से जाना जाता है। यह स्तनपायी और सरीसृप प्राणियों के मूत्र में भी पाया जाता है। यूरिया, इसका उपयोग कृषि में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के रूप में मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। यह हवा से हल्की होती है। इनका आणविक सूत्र NH3 होता है। यानी अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3 होता है। अमोनिया का उपयोग रासायनिक खादों को बनाने में भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, हवा में परागण को कहते हैं। तो हवा में जो परागण होता है उसको क्या कहते हैं? वायु परागण। पौधों में हवा द्वारा परागण को वायु परागण कहते हैं। पौधे में प्रजनन अंग मुख्यतः पुष्प होते हैं और प्रत्येक पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं: बाह्य पुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग। ठीक है। पुष्प के पुमंग और जयांग प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं। इन्हें आवश्यक अंग कहा जाता है। इसे ही जननांग कहा जाता है। ठीक है। पुमंग पुष्प का नर युग्मक तथा जयांग मादा युग्मक बनाते हैं। यानी पुमंग पुष्प का नर युग्मक बनाता है और जयांग कौन बनाता है? तो मादा युग्मक द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। यहाँ पे 18 का ही परागण 2 प्रकार के होता है। एक होता है स्वपरागण, एक होता है परागण 2 प्रकार के। एक होता है स्वपरागण, एक होता है पर परागण। स्वपरागण जो खुद से होता है, पर परागण जो किसी अन्य जीव के प्रभाव में आने से होता है। स्वपरागण जब एक पुष्प परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। पर परागण में जब एक पुष्प पर परागकण उसी जाति से दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प वर्तिकाग्र तक पर पहुंचता है तो उसे पर परागकण कहते हैं। परागकण की विधियाँ क्या होता है? एक होता है वायु परागकण, वायु द्वारा परागण होता है। कीट परागकण जो कीट द्वारा होता है। जल परागकण जो जल द्वारा होता है। और जंतु परागकण जो जंतु द्वारा होता है। और पक्षी परागण जो पक्षी द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो ये क्वेश्चन उस समय का जो 18 में एग्जाम हुआ था, ये 17 के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसे हम स्किप करके और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में उत्पादित किया जाता है। भारत में केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है तथा पूरे विश्व में केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो ईरान प्रथम स्थान पर है। केसर विश्व का सबसे कीमती पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम क्रोकस सटाइवस है। क्रोकस सटाइवस है। नेक्स्ट देखते हैं। इसका उपयोग मक्खन आदि खाद्य द्रव्यों के
एवं स्वाद लाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मक्खन आदि खाद्य द्रव्यों में वर्ण एवं स्वाद लाने के लिए किया जाता है। कश्मीरी केसर को जीआई टैग प्राप्त है। जीआई भौगोलिक संकेत है, ज्योग्राफिकल इंडेक्स जिसका फुल फॉर्म होता है, जो कि 1999 अधिनियम के तहत 2004 से दिया जाता है। 2004 में सबसे पहले किसको जीआई टैग दिया गया? तो दार्जिलिंग के चाय को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता? तो जो निस्यंदन होता है ना, निस्यंदन जो प्रक्रिया होता है उसमें सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं किया जाता। जल शुद्ध करने के प्रमुख उपाय विधियां निम्न है। आरओ सिस्टम, इसके द्वारा साफ पानी में बैक्टीरिया होने की आशंका बहुत कम होती है। ये पेयजल को साफ करने का उच्चतम तरीका है। यह गंदगी, धूल, कण, बैक्टीरिया आदि से पानी को मुक्त कर शुद्ध एवं मीठा बनाता है। यूवी रेडिएशन सिस्टम, इसमें पानी में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया के डीएनए अव्यवस्थित हो जाते हैं, साथ ही हानिकारक बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देखते हैं क्लोरीनेशन क्या होता है? पानी को जो शुद्ध करने, इसके जरिए पानी साफ किया जाता है। विभिन्न नगरों एवं सरकारी उपक्रमों में जलपूर्ति के दौरान यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें पानी शुद्ध होने पर उसके रंग और सुगंध में परिवर्तन आ जाता है। यह पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। और एक होता है जल को उबालने। जल को उबालने से जल में अधिकांश कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, परंतु इस विधि द्वारा केवल सीमित मात्रा में ही जल को शुद्ध किया जा सकता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, एनएसडीएल अब क्या है? तो एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड को किसके नाम से जाना जाता है? तो एनएसडीएल के नाम से जाना जाता है। तो एनएसडीएल का पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है। यह एक संगठन है जिसको सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड करने वाली होल्डिंग और सिक्योरिटीज शेयर, बॉन्ड, कैश को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, इस व्यवस्था में सभी काम ऑनलाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो ये होता है, किसके कारण होता है? कीट दंश से तो होता है, तो ये होता है फॉर्मिक अम्ल। कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होता है? तो फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। कीट दंश से होने वाली खुजली को फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है। एसिटिक अम्ल एक सरलतम कार्बोक्जिलिक अम्ल है। इसके कारण सिरका में खट्टा स्वाद और तीखे खुशबू आती है। इसे इथेनॉल अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो एसिटिक अम्ल को। और लैक्टिक अम्ल वाटर सोल्यूबल होता है। ये स्किन से जुड़ी परेशानियों से छुटकारा दिलाते हुए त्वचा को ग्लोइंग और रेडिएंट रखने में सहयोग करता है। कौन? तो लैक्टिक अम्ल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो निम्न हस्तियों पर विचार कीजिए। तो ये इसमें नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, मकरंद देशपांडे, डॉली ठाकुर और ये नसरुद्दीन शाह, ये चारों व्यक्ति थे। ये किससे रिलेटेड है? तो ये सब इसमें कहा गया है इसमें कौन थिएटर से जुड़े हस्तियां हैं। तो इनमें जो चारों नाम है वो सभी थिएटर से जुड़े हस्तियां हैं। तो नसरुद्दीन शाह ये हिंदी फिल्म से में बिलोंग करते हैं, प्रसिद्ध अभिनेता है। उनका सिनेमा सफर का शुरुआत 1975 में आई फिल्म निशांत से हुई थी। और गिरीश कर्नाड यह एक जाने माने कवि, रंगमंच कर्मी, कहानी लेखक, नाटककार, फिल्म निर्देशक और फिल्म अभिनेता है। गिरीश कर्नाड को 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1998 में इसे इनके ज्ञानपीठ पुरस्कार से के अलावा पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। उसके बाद देखते हैं मकरंद देशपांडे, हिंदी फिल्म में एक अभिनेता। इनके प्रमुख फिल्म रिस्क 2007 में आई थी, डरना जरूरी है 2006 में आई थी इनकी फिल्म। डॉली ठाकुर ये भारतीय फिल्म के नए प्रमुख कलाकार है जिन्होंने अपने फिल्म करियर की शुरुआत रिचर्ड एटनबरो की गांधी
जो 1982 में आई थी, इसे कास्टिंग डायरेक्टर के और यूनिट प्रचारक के रूप में कार्य किए थे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर में, जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ठीक है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अंडमान द्वीप समूह पर वांडूर के पास है, इसीलिए इसे वांडूर राष्ट्रीय उद्यान के भी नाम से जाना जाता है। यह पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना 1983 में समुद्री जीव की रक्षा के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया था। उद्यान दो प्रमुख द्वीप समूह है। उद्यान में दो द्वीप समूह पर है ये उद्यान, जो कि लैबिरिथ्म द्वीप समूह और वनस्पति का प्रकार और संरचना द्वीप से द्वीप तक भिन्न है। अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है। दोनों अंडमान और निकोबार को दोनों अंडमान के बीच 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है, ये दोनों अंडमान को, एक को उत्तरी और दूसरे को दक्षिणी द्वीप में बांट देता है। ठीक है, तो अंडमान द्वीप समूह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी द्वीप स्थित द्वीपों को निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। दक्षिण में उसको निकोबार और जो उत्तर में उसको अंडमान द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल कितने वन्य जीव अभयारण्य है? तो 96 वन्य जीव राष्ट्रीय पार्क और जैव संरक्षण क्षेत्र टोटल कितना है? तो 96 है। उसके बाद रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये भी अंडमान में है। पिरोटन द्वीप अरब सागर में स्थित द्वीप है। यह द्वीप गुजरात के जामनगर जिले के पास स्थित है। तो पिरोटन द्वीप कहाँ पर है? तो अरब सागर में है, जो गुजरात के जामनगर जिले के समीप स्थित है। पिरोटन द्वीप मरीन नेशनल पार्क का भाग है और यह पहला भारत का समुद्री अभयारण्य है, जिनकी स्थापना 1980 में हुआ था। ठीक है, यह एक दर्शनीय स्थल है। गंगा सागर द्वीप या गंगा सागर संगम भी कहलाता है। किसको? तो ये पिरोटन जो द्वीप है उसको कहा जाता है। ये बंगाल की खाड़ी में ये कोलकाता के से 150 किलोमीटर दक्षिण में स्थित एक द्वीप है। इसे गंगा नदी का सागर से संगम माना जाता है। ठीक है, इस द्वीप में बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास है। यहाँ पर देखेंगे रामेश्वर, तो रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य में स्थित एक शांत शहर है और यह कारामाती पंबन द्वीप का हिस्सा है। यह शहर पंबन चैनल के माध्यम से देश के अन्य भागों से जुड़ा हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेंटिलीज जनजाति रहता है, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा था, क्योंकि यहाँ पर एक अमेरिकी नागरिक को ये सेंटिलीज जनजाति मार दिया था। क्वेश्चन नंबर 26, कुछ नहीं में कुछ का सर्जन किस निर्णय के विरुद्ध है? तो कुछ नहीं में कुछ का सर्जन द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम के विरुद्ध है। तो कुछ नहीं में ऐसे कुछ का निर्माण कुछ नहीं में कुछ नहीं आता नियत के विरुद्ध है, अर्थात ऊर्जा का संरक्षण जो यह बताता है कि एक पृथक तंत्र की कुल ऊर्जा परिवर्तन नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग स्वरूप है। तो आइंस्टीन दिया था E बराबर कौन mc²। ये फॉर्मूला कौन दिया था? तो आइंस्टीन दिया था। E एनर्जी, m मास और c वेग ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पर द्रव्यमान ऊर्जा अनुपात के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को पुनः द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? यानी 0 डिग्री जो रेखा है वो किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो ये नहीं गुजरता है मैक्सिको से लेकर मैक्सिको, ये जस्ट मैक्सिको के ये यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका से गुजरता है, न कि उत्तरी अमेरिका से। और उत्तरी अमेरिका महादेश का भी एक देश है, कौन है? तो मैक्सिको है। तो वो मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरता है।
मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है जहां से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। 0 डिग्री अक्षांश पर खींची रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है। 31 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरण भूमध्य रेखा पर समान चमकती है। इसी दिन दिन और रात बराबर होता है। ठीक है। विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। इसमें इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरिबाती, इस सभी देश से होकर के गुजरता है। कौन? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरता है। कौन कौन महाद्वीप से? तो 3 महाद्वीप से इसमें आता है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। वहीं पर भूमध्य रेखा एशिया महादेश के कितने देश से? तो मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती से होकर के गुजरता है। भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश सोमालिया, केन्या, साओ टोम एंड प्रिंसेप, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, गैबोन और युगांडा है। वहीं पर अगर भूमध्य रेखा की बात की जाए जिसमें दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील, कोलंबिया और इक्वाडोर ऐसे देश हैं जिससे होकर के भूमध्य रेखा गुजरते हैं। वहीं पे अगर कर्क रेखा की बात की जाए तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री समांतर रेखा है उसे कर्क रेखा कहा जाता है। अब देखते हैं कर्क रेखा पर स्थित देश। तो कर्क रेखा पर स्थित अमेरिका के कितने देश हैं? तो एक है हवाई द्वीप और एक मैक्सिको है। लेकिन यहाँ पर हमें लग रहा है जैसे जब बहमास जो एक ऐसा देश है वो भी कर्क रेखा से होकर के गुजरता है। शायद आप देख लेंगे कहीं, इसमें शायद कहीं छूट गया है, लगता है हमें ऐसा। वहीं पे अगर अफ्रीका महादेश मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा एवं मॉरिटानिया आदि जितने भी देश हैं इससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। वहीं एशिया महादेश में अगर बात की जाए तो ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। वहीं पर अगर बात किया जाए कर्क रेखा की तो जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मकर रेखा दक्षिण अक्षांश को कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को क्या कहा जाता है? मकर रेखा। मकर रेखा विश्व में निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है जिसमें अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा और फ्रेंच पोलिनेशिया इत्यादि से होकर के गुजरता है। ठीक है। वहीं पर अगर सूर्य कर्क तथा मकर रेखा के मध्य लंबवत चमकता है। कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को तथा मकर रेखा पर 22 दिसंबर को लंबवत पड़ता है। इसी कारण से भारत में सबसे बड़ा दिन 21 जून और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, जबकि दिन और रात बराबर होता है जब सूर्य 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर चमकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व इतिहास में पहली परमाणु घटना कब हुआ था? तो पहली परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को जापान पे बम गिराया गया था जिसमें लमसम 80,000 लोग मारे गए थे। ये बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है। तो विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर की गई थी। ठीक है। उसमें 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरी परमाणु हमला किया गया था। तो जो पहली परमाणु हमला था वो यूरेनियम द्वारा, और दूसरा जो बम था जो 9 अगस्त को वो प्लूटोनियम द्वारा। 6 अगस्त वाले बम का नाम लिटिल बॉय था और 9 अगस्त वाले बम का नाम फैटमैन था। परमाणु बम है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। परमाणु बम में प्राय यूरेनियम एवं प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। प्रथम परमाणु बम जो की खोज 1945 में किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा किया गया था। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। इसकी खोज एडवर्ड टेलर ने 1952 में किया था। ठीक है। वहीं पे अगर बात की जाए परमाणु बम का निर्माण हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम के द्वारा भी किया जा सकता है। हाइड्रोजन बम की क्षमता परमाणु बम की क्षमता से 1000 गुना अधिक होता है। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया था। इसे कोड स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। ठीक है। वहीं पे अगर बात की जाए भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण जो कि 11 से 13 मई 1998 को किया गया था जिसका कोड था शक्ति 98। इसमें यूरेनियम से लेकर ट्रिटियम, ड्यूटेरियम
तक उपयोग किया गया था। पर भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यों का जनक किसको माना जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से वर्ष 1969 में स्थापित किया गया था, जो कि वर्ष 1972-71 के आसपास से बिजली उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया था। अगर वहीं पर बात की जाए, भारत का प्रथम अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा कब 1956 में स्थापित किया गया था। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है, जिसमें 4 हाइड्रोजन मिल करके एक हीलियम का निर्माण करता है, जिसके लिए टेम्परेचर की जरूरत होता है 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड लमसम के आसपास टेम्परेचर चाहिए नाभिकीय संलयन के लिए। वही हाइड्रोजन के समस्थानिक का संलयन होकर हीलियम नाभिक में बनता है और जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखें, हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो हस्तांतरण मूल्य का संबंध इसमें है जो कर एवं लेखांकन से है। इसमें देखते हैं कर और लेखांकन आखिरकार होता क्या है। तो हस्तांतरण मूल्य का कराधान और लेखांकन में प्रयोग किया जाता है। हस्तांतरण कीमत पर इस प्रकार एक मूल्य है, वह स्वतंत्र उद्यमियों के बीच लेन देन कीमतों की संदर्भित करता है और यह वस्तुओं के हस्तांतरण सेवाओं और प्रौद्योगिकी के बीच जुड़े मूल्य से निरूपित करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल से होता है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होता है? तो ट्यूबवेल से होता है। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में ट्यूबवेल जो कि नलकूप होता है द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होता है। वही भारत की मुख्य रूप से सिंचाई 4 प्रकार के होते हैं। अब ये चारों कौन कौन प्रकार है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, एक होता है कुआं के द्वारा, तालाब के द्वारा, नलकूप के द्वारा और नहरों के द्वारा। तो वहीं पर अगर बात की जाए, भारत का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है सिंचाई का? तो नहर है, जिसमें कुल सिंचित क्षेत्र का 40% भाग सिंचाई की जाती है। इसके अंतर्गत असम, पंजाब, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल आदि राज्य हैं। सिंचाई का द्वितीय मुख्य साधन कुआं है। इसके द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र का लमसम 37.8% भाग सिंचाई किया जाता है। ठीक है, सिंचाई की तृतीय साधन तालाब है, जिसके द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र का मात्र 14.5% क्षेत्र में ही सिंचाई किया जाता है। दक्षिण भारतीय राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं उड़ीसा में तालाबों द्वारा सिंचाई किया जाता है। यह क्योंकि यहाँ पे बोर हलाना या बोर गाड़ना वहाँ पर उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वहाँ का जो चट्टान है वो बहुत ही मजबूत है, जिस कारण से वहाँ पर बोर करना आसान नहीं होता है। नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में, तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु में होता है। सिंचाई का चतुर्थ साधन नलकूप आता है। इसमें कुल संचित क्षेत्र का 7% सिंचाई की जाती है। इसके प्रमुख राज्य गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान आदि है। बिहार में सिंचाई के साधन नहर से होता है, नलकूप से होता है, तालाब से होता है और कुआं से भी होता है। बिहार में नहरों से कुल संचित भूमि 27.47% है होता है। वहीं पर नलकूप द्वारा कुल संचित भूमि का लगभग कितना 61.39% होता है। ठीक है, तालाब एवं अन्य से कितना बिहार में होता है? 11.14% होता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई कुओं के द्वारा होता है। कुआं, उसके बाद नलकूप, नहर, तब लास्ट में तालाब। राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? कुएं एवं नलकूप है। इससे कुल सिंचित भूमि का लगभग 66% भाग सिंचाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध की संवादों की भाषा पाली थी। अगर वहीं पर जैन धर्म की बात की जाए तो महावीर के जो संवाद की भाषा क्या थी? तो प्राकृत थी। ठीक है, देखते हैं, गौतम बुद्ध संवादों पाली भाषा में प्रयोग किया जाता है। महावीर के संवाद प्राकृत भाषा में थे। प्राकृत भारतीय आर्य भाषा के मध्य युग में जो अनेक प्रादेशिक भाषाएं विकसित हुए उनका सामान्य नाम प्राकृत है। उन भाषाओं में जो साहित्य रचे गए उसे प्राकृत साहित्य कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पाली प्राचीन उत्तर भारत के लोगों की भाषा थी, जिसे पूर्व बिहार से पश्चिम में हरियाणा, राजस्थान तक और उत्तर में नेपाल, उत्तर प्रदेश, दक्षिण में मध्य प्रदेश तक बोली
जाती थी। इसी भाषा में गौतम बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की रचना किया गया है। तो किसमें किया गया है? तो पाली में किया गया है। संस्कृत यह भारतीय उपमहाद्वीप की एक भाषा है। यह हिंद आर्य भाषा है। आधुनिक भारतीय भाषा इसी से उत्पन्न हुई है। मगधी भाषा यह भारत के मध्य पूर्व में बोली जाने वाली एक प्राकृत प्रमुख भाषा है, जिसका संबंध भोजपुरी और मैथिली भाषा से है। मैथिली और भोजपुरी भाषा मिलता जुलता कौन भाषा है? तो मगधी भाषा है। वहीं पे विश्व अब आता है विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर हम कुछ प्रमुख दिवस के बारे में चर्चा करते हैं या देखते हैं। तो 1 मई को विश्व मजदूर दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी पराक्रम दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस और 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 29 अगस्त खेल दिवस और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं विश्व एड्स दिवस मनाने का उद्देश्य। एड्स के बारे में हर उम्र के लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले विश्व एड्स दिवस वैश्विक स्तर पर मनाने का शुरुआत WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 1988 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन रक्षा मंत्रालय का भी विभाग है? तो देखेंगे इसमें कौन कौन ऐसे मंत्रालय हैं जो कि रक्षा विभाग के अंदर आते हैं। तो इसमें रक्षा विभाग तो आएगा ही, और उसके बाद आ जाएगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, और उसके बाद आ जाएगा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा वित्त विभाग जो कि वित्त मंत्रालय का आता है, न कि रक्षा मंत्रालय का। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं आप, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत निम्न विभाग आते हैं। इसमें रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास सैन्य कार्य विभाग इत्यादि मिलकर बनता है रक्षा विभाग। तो रक्षा विभाग एकीकृत रक्षा स्टाफ IDS और तीनों सेनाओं तथा विभिन्न अंतर सेवा संगठनों संबंधी कार्य को संभालता है। ठीक है, वहीं पे यह विभाग रक्षा बजट स्थापना संबंधी मामले तथा रक्षा नीति, संसद संबंधी मामले, विदेशी के साथ सहयोग और रक्षा संबंधी सभी कार्यकलापों के समन्वय के लिए जिम्मेवार है। वहीं पे अगर रक्षा उत्पाद विभाग की बात की जाए तो इस विभाग के प्रमुख एक सचिव होते हैं, और यह विभाग रक्षा उत्पादन, आयातित सामानों, उपकरणों तथा अतिरिक्त हिस्से पुर्जे और स्वदेशीकरण, आयुध निर्माण तथा सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपकरणों की विभागीय उत्पादन यूनिटों और आयोजन एवं नियंत्रण का कार्य करता है। तो कौन? रक्षा उत्पादन विभाग। और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग में अगर इसकी बात की जाए तो इस विभाग का प्रमुख एक सचिव है जो रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार है। इसका कार्य सैन्य उपकरणों और संभारिक और वैज्ञानिक पहलुओं पर सरकार को सलाह देना और सेनाओं द्वारा अपेक्षित उपकरणों के लिए अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास योजना तैयार करना किसका काम है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास। वहीं पर भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, इस विभाग का प्रमुख एक सचिव है। यह विभाग भूतपूर्व सैनिक के पुनर्वास, कल्याण तथा पेंशन संबंधी सभी मामलों से संबंधित कार्य करता है। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह हुए। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा कूटनीतिक केंद्र खोला गया है? तो बांग्लादेश चेन्नई में अपना कूटनीतिक केंद्र स्थापना किया था। तो कब किया था? तो ये 2017 में किया था, जो कि उस समय का करंट अफेयर था, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार किससे सम्मानित है? ध्यानचंद पुरस्कार 2017 में किससे सम्मानित किया गया? तो वो तो 2017 के बाद तो हमसे अभी नहीं पूछा जाएगा, तो हम इसे छोड़ करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें मेजर ध्यानचंद के बारे में कुछ, तो ध्यानचंद पुरस्कार उसके बारे में कुछ। ध्यानचंद पुरस्कार का गठन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। यह क्रीड़ाओं और खेलों के जीवन भर की उपलब्धियों के लिए प्रदान किया था। इसमें नगद पुरस्कार कितना दिया जाता है? तो 10 लाख रुपया दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति अश्विनी, जो 2022 में सम्मानित किया गया था, अश्विनी अकुंजी एथलेटिक्स से थे, धर्मवीर सिंह हॉकी से थे, BC सुरेश कबड्डी से थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 से 1916 तक रहा था, लेकिन बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था? 1911 में दिसंबर में घोषणा हुआ था और इसे 12 में लागू कर दिया गया था।
लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किया था और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजित लागू हो गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। कब? तो 16 अक्टूबर को। बंगाल विभाजन का विरोध बंग भंग आंदोलन चलाया गया। उसी में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन भी चलाए गए। 6 मई 1910 की बात है। जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के सम्राट बने। उसने सम्मान में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक राजदरबार का आयोजन किया गया था। वायसराय लॉर्ड हर्डिंग द्वितीय सम्राट को की ओर से बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा हुई। इस समय 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली बनाने की घोषणा की गई, जिसे 1912 में पूर्णतः रूप से लागू कर दिया गया। वहीं पर अगर लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात की जाए तो ये 1916 से 21 तक भारत का वायसराय के पद पर रहे थे। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन में साथ साथ हुए थे। इसी समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में राजनीतिक समझौता हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट कहा के नाम से जाना था। इसकी अध्यक्षता कौर आरसी मजूमदार के द्वारा किया गया था। बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट होम रूल लीग की स्थापना कब किया था? तो 1916 में किया था। ठीक है, यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक एक अलग होम रूल और एनी बेसेंट एक अलग होम रूल लीग की स्थापना किए थे। वहीं पे अगर बात की जाए रॉलेट एक्ट, जिसको मॉन्टेगू घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 में। मॉन्टेगू घोषणा पत्र कब? 1917 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। इत्यादि इन्हीं के शासनकाल की घटना है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 भारत का वायसराय रहा था। इसके काल की दो प्रमुख घटना है: स्वदेशी आंदोलन, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 इत्यादि। अगर 1907 की बात की जाए तो 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था। 1906 में आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। उन्हें अब देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो ये है स्प्राइट। तो देखिए, विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान स्प्राइट नाम दिया गया है, जिसे 23 जून 2017 ब्रेक थ्रू स्टार्ट शॉट कार्यक्रम में 6 अंतरिक्ष यानों को पृथ्वी के निम्न कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। विश्व में सबसे छोटे इन अंतरिक्ष यानों को स्प्राइट नाम दिया गया है। ठीक है, ये अंतरिक्ष यान इसरो के PSLV C-38 से छोड़ा गया था। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का फुल फॉर्म होता है, द्वारा प्रक्षेपित इटली के उपग्रह मैक्स वेरियर और लाटविया के उपग्रह वेंटा 1 पर संलग्न किया गया था। ठीक है, तो केवल ये कितना ग्राम का? तो 4 ग्राम वजनी। प्रत्येक अंतरिक्ष की लंबाई चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है, और इसे सौर ऊर्जा संचालित रेडियो सेंसर, सोलर सेल्स, मैग्रोमीटर, माइक्रो कंट्रोलर इत्यादि संलग्न है। ठीक है, वहीं पे अगर भारत द्वारा 19 अप्रैल 1975 को पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था, जिसका नाम आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया था। यह पूर्णतः तकनीक से निर्मित भास्कर 2 20 नवंबर 1981 को कास्पुतिन यान से प्रक्षेपित किया गया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था, जिसके द्वारा टेलीमेट्री, समुद्र विज्ञान और जल विज्ञान पर आंकड़े जुटाए गए। ठीक है, वहीं पे अगर इनसैट 1A की बात करें, यह भारतीय संचार उपग्रह है, जिसको वर्ष 1982 में लॉन्च किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसैट का ही एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। आज हम इसमें टोटल 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम भी 50 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे 100 क्वेश्चन का अगर एक ही साथ वीडियो बनाया जाए तो वो अधिक ही लंबा हो जाएगा। भारत में पहली बार किसी ने वार्षिक आय की अनुमानित किया था? तो ये किया था, कौन किया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया था, जो कि सन 1967-68 में दादा भाई नौरोजी ने वार्षिक आय का आकलन किया, जिस समय प्रति व्यक्ति आय मात्र कितना रुपया रहा था? तो मात्र 20 रुपया था। ठीक है, वहीं पर दादा भाई नौरोजी अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867 में धन निष्कासन के सिद्धांत को बताया, एवं धन निष्कासन को देश के सभी दुखों का मूल कारण माना था। कौन माना था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा माना गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 का ही, अभी कुछ इधर दिया हुआ है।
एनी बेसेंट आध्यात्मिक थियोसॉफिकल महिला अधिकारियों की समर्थक, लेखक, वक्ता और भारतीय प्रेमी महिला थी। उन्हें वर्ष 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, यानी प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट हुआ था, जो कि कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1917 में अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर का अध्यक्ष चुने गए थे। इसी में ये पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किया था। क्वेश्चन नंबर क्या है, अब 39 है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। वहीं पे अगर बात की जाए खान अब्दुल गफ्फार खां को, तो इसको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के उपनाम से भी जाना जाता है। इन्हें प्रमुख व्यक्तियों के नाम एवं उनके उपनाम संबंधित यहाँ पर हम कुछ देखेंगे। तो वहाँ पर भगत सिंह को क्या कहा जाता है? शहीद आजम। वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष सरदार। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी या लाला जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। सरोजिनी नायडू को भारतीय कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तथा श्री कृष्ण को बिहार केसरी, अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहारी विभूति, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न, अजात शत्रु और चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। राजीव गांधी भारत के 7वें प्रधानमंत्री हुए थे। वर्ष 1984 में 40 साल की उम्र में सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। उनका कार्यकाल 1984 से 89 तक था। वहीं पर लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री 1947 से 51 तक तथा वहां के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने थे। राम मनोहर लोहिया भारत के स्वतंत्र भारत के संग्राम के सेनानी एवं प्रमुख चिंतक एवं समाजवादी नेता थे। कौन थे? तो वो थे राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन देखते 40 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले में पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को शक्ति प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में किया गया था। वहीं पे देखते हैं 44वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। वहीं पे अगर अनुच्छेद 74 की बात की, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह मंत्रिमंडल की सलाह पर एक पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ठीक है, तो भेज सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल द्वारा दोबारा दिए गए सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए अनावश्यक परिवर्तनों को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता दल ने एक संशोधन किया था, जिसे 44वां संविधान संशोधन कहा गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इस संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का आधार आंतरिक अशांति के स्थान पर बदलकर क्या सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया था। मूल अधिकार में सम्मिलित संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत विधिक अधिकार में रख दिया गया था। 39वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। ठीक है, ये कहा गया था 39वें संविधान संशोधन में। इसका निपटारा ऐसे पदाधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा जिसे राष्ट्र संसदीय कानून द्वारा नियुक्त किया गया हो। 40वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसके द्वारा 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम शामिल किए गए थे। और 42वें संविधान संशोधन की अगर बात की जाए तो ये 1976 में हुआ था। यह संविधान संशोधन अभी तक पारित सभी संविधान संशोधन से व्यापक था, इस कारण इसे लघु संविधान कहा जाता है। इसके द्वारा किए गए प्रमुख संशोधन निम्न प्रकार है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या क्या संविधान में जोड़ा गया था? संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया था। नीति निर्देशक तत्वों में 3 नए निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया था। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 के क में दिया गया है। उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी अनुच्छेद 43 के क में। पर्यावरण की रक्षा और सुधार एवं वन्य जीव की सुरक्षा अनुच्छेद 48 के क में दिया गया है। अगर बात की जाए नए अध्यक्ष भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 को क जोड़कर
नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 74 में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। वहीं पे अगर बात की जाए विधानसभा में लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर के 6 वर्ष किया गया था, जिसे पुनः 44वां संविधान संशोधन में इसे घटाकर 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 को कहता है मिलान करने के लिए, तो मौलिक अधिकार किससे लिया गया है? तो अमेरिका से संसदीय सरकार लिया गया है। किससे लिया गया? तो ब्रिटिश से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध लिया गया है तो कनाडा के संविधान से। राज्य के नीति निश्चित तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और अगर आयरलैंड की बात की जाए तो आयरलैंड ये कहाँ से लिया है? तो स्पेन से लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के राज्य के आयरिश के संविधान से। संसदीय सरकार ब्रिटिश के। केंद्र राज्य संबंध कनाडा से। वहीं पे अगर बात की जाए ली गई विशेषताएं और स्रोत, तो यहाँ पर प्रमुख कौन कौन से चीज़ किसी देश से लिया गया है तथा उसके बारे में समवर्ती सूची। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिया गया फ्रांस के संविधान से। स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व फ्रांसीसी के संविधान से। मूल कर्तव्य एवं प्रस्तावना की न्यायाधीश रूस के संविधान से। आपात की स्थिति जर्मनी के संविधान से। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के राज्य सभा के सदस्यों के निर्वाचन अफ्रीका के संविधान से ही लिया गया है, जिसकी चर्चा अनुसूची में देखने को मिलती है। किसे भारत का नियंत्रक एवं महापरीक्षक के लिए नियुक्त किया गया है? तो ये उस समय किया गया था किसको? राजीव महर्षि को, जो कि 2017 से 2022 तक रहे थे, 13वें थे। वर्तमान में 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू, जिसका कार्यकाल 8 अगस्त 1920 को ग्रहण किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था किया गया है। इसका कार्य संसद पर आवंटित धन की देख रेख करता है ताकि सरकारी धन का उपयोग उचित तरीके से किया जा सके तथा इसका भ्रष्टाचार में ज़्यादा लिप्त न हो। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसकी कार्यकाल 6 वर्ष, अधिनियम अधिकतम 65 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43। तो देखते हैं पर सर क्रिक विवाद किन दो देशों के बीच है? तो सर क्रिक विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है, जो कि एक विवादित क्षेत्र है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। सर क्रिक विवाद भारत एवं पाकिस्तान के बीच गुजरात सीमा विवाद है। यह विवाद कच्छ के रण में 96 किलोमीटर लंबी मुहाने को लेकर है। सर क्रिक पानी के कटाव के कारण बना है। यह ज्वार भाटे के कारण यह तय नहीं हो पाता कि इसका कितना हिस्सा पानी में रहेगा और कितना पानी से बाहर रहेगा। वर्तमान में इस नाले का नाम सर क्रिक है, लेकिन कच्छ के पुराने दस्तावेज में इसे सर क्रिक क्रोक कहा गया है। इसका जो कारण ये बताया जाता है कि पहले इस नाले में सीरी नामक मछली पाई जाती है, जिसका नाम इस पर नाले पर नाम सर क्रिक पड़ा है। सर क्रिक मामले का विवाद 1960 के दशक से शुरू हुआ था। भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण रेड क्लिफ द्वारा किया गया था, इसीलिए इस सीमा रेखा को रेड क्लिफ ही कहा जाता है। विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई सीमा, यह सीमा भारत एवं पाकिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर सीमा है। वहीं भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान 2670 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा, इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम डुरंड रेखा, जिसका निर्माण 12 नवंबर 1893 ब्रिटिश भारत सरकार के सचिव सर मोर्टेमर डुरंड और अफगानिस्तान के अमीर या शासक अब्दुल रहमान खान के बीच समझौता किया गया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है, जिसका लंबाई 106 किलोमीटर। यह सीमा लद्दाख में स्थित है। भारत चीन सीमा 3488 किलोमीटर लंबी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा था। इसका निर्धारण 1914 में हुआ था। यह निम्न भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा बनाती है: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम। वहीं पे अगर भारत बांग्लादेश की बात की जाए तो ये भारत में सबसे लंबी सीमा रेखा 4496 किलोमीटर लमसम बनाता है। यह भारत के 5 राज्यों से सीमा है: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम,
ठीक है। इसमें सर्वाधिक सीमा किसे साझा करता है तो भारत बांग्लादेश से, और भारत का सर्वाधिक सीमा किसी राज्य से बात की जाए तो वो करता है पश्चिम बंगाल से, बांग्लादेश का साझा करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और सबसे कम सीमा साझा करता है किसे करता है तो अफगानिस्तान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल के कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो ये लिया था फ्रांस, जो कि उस समय का करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। फ्रांस जीवाश्म ईंधन को से चलने वाली सभी गाड़ियों पर प्रतिबंध की घोषणा किया था। 2040 तक पेट्रोल और डीजल वाहनों को बिक्री पर बंद होनी चाहिए। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में स्थित एक देश है, इसकी राजधानी पेरिस है, जो कि सीन नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है? तो ये उस समय के करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो इसे हम देखें, स्किप करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे भी देख लेते हैं, अगर आरंभ ऐप की बात की जाए तो ये आरंभ ऐप है, जिसका शुभारंभ सड़क के रख रखाव के लिए जुलाई 2017 में किया गया था, जो कि उस समय का करंट अफेयर था, जो कि अभी मेरे और आपके लिए उतना लाभदायक नहीं, इसीलिए इसको हम स्किप करेंगे। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से ग्रामीण सड़कों के रख रखाव, ये कोई बड़ी बात नहीं। आगे नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो भारत में पश्चिम बंगाल को कब 2017 में सम्मानित किया गया था, तो ये उस समय का करंट अफेयर है। इसमें एक बात रखना, यह पुरस्कार राज्य के कन्या श्री प्रकलन योजना के लिए दिया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये किया जाता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वैश्विक भूख सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक ऐसा उपकरण है जिसमें विश्व स्तर पर देश के आधार पर भूख को मापता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की वार्षिक गणना की जाती है। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की अगर बात की जाए तो 2022 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कंसर्न्स वर्ल्ड वाइड एंड जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वेल्थ हंगर हिल्पा इसे अगस्त महीने में जारी किया जाता है। भारत का स्थान 107, सम्मिलित 121 देश, पहला स्थान बेलारूस का है। उसके बाद देखते हैं नांगल। नांगल किसके लिए जाना था? नांगल एक क्या है तो नांगल एक उर्वरक उद्योग है। नांगल क्या है तो उर्वरक उद्योग है। ठीक है, तो नांगल पंजाब में पड़ता है, तो नांगल उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नांगल पंजाब के रूपनगर जिला में स्थित है। यह एक मुख्य यूरिया का उत्पादन करता है। कहाँ तो नांगल। तांबा धातु का अयस्क कॉपर पायराइट कैल्पोसाइट से धातु का निष्कर्षण किया जाता है। उत्पादन राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश आदि है। इसे राजस्थान में खेती एवं सिंधाना के खान से प्राप्त किया जा सकता है। प्रदेश में तेरेगांव एवं मलजखंड से प्राप्त होता है। वहीं पे अगर बात की जाए तेल परिशोधक संयंत्र, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्करण के 13 तेल शोधक कारखाने हैं तथा निजी क्षेत्र के 3 परिशोधक तेल संयंत्र भारत में स्थापित किया गया है। पेट्रोलियम सागरीय उत्पत्ति वाली अवसादी शैल से प्राप्त किया जाता है। भारत में यह टर्शियरी युग की संरचना से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। भारत में खनिज तेल वितरण के क्षेत्र निम्न है। तो देखते हैं, अगर बात भारत की हो तो ब्रह्मपुत्रा क्षेत्र, गुजरात, पश्चिम अपतटीय क्षेत्र एवं पूर्वी अपतटीय क्षेत्र से तेल और खनिज का विवरण देखने को मिलता है। उर्वरक उद्योग, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, इसीलिए कृषि उत्पादकों की मांग बढ़ रही है तथा उत्पादन में कमी देखने को मिलता है। भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उत्पादक देश है। भारत में प्रमुख उर्वरक उत्पादक इकाइयाँ हैं। तालचर उड़ीसा में है, रामगुंडम आंध्र प्रदेश में, कोबरा छत्तीसगढ़ में, सिंदरी एवं जमशेदपुर झारखंड में है। सिंदरी और जमशेदपुर झारखंड में है। वहीं पर अगर सिंदरी की स्थापना की बात की जाए तो 1991 में है। कोबरा छत्तीसगढ़ में है, रामगुंडम क्या है आंध्र प्रदेश में है, और तालचर कहाँ है तो ये उड़ीसा में देखने को मिलता है। अब ये पेनिसिलिन उद्योग, यह एक एंटीबायोटिक का समूह है
पेनिसिलिन की खोज 1928 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 49 नंबर 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2011 की जनगणना अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो यहाँ पे तमिलनाडु की सर्वाधिक लिंगानुपात है। कब है, तो 2011 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो तमिलनाडु है। दिए गए विकल्प में तमिलनाडु का लिंगानुपात 1996 सबसे अधिक है। क्या पूछ रहा है, सर्वाधिक पूछ रहा है, वो सर्वाधिक तो होगा तमिलनाडु होगा। और प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे प्रमुख राज्य का, किस राज्य का लिंगानुपात क्या है, तो गोवा का 973 है, तमिलनाडु का 996 है, सिक्किम का 890 है, कर्नाटक का 900 कितना है तो 73 है, केरल का 284, दमन-दीव का 618, बिहार का 918 है, और वहीं पर भारत का लिंगानुपात 943 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य, हरियाणा का कितना है 879, जम्मू कश्मीर का 889, सिक्किम का 890, पंजाब का 895, उत्तर प्रदेश का 912 है। अधिकतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य, केरल का 284, पुडुचेरी 237, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993 और छत्तीसगढ़ 991। क्वेश्चन नंबर 50 है, लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट, लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, ये कहाँ हुआ था, तो लूसी ज्वालामुखी कहाँ है, इंडोनेशिया में है। ये आपको ध्यान रखना है, लूसी कहाँ है, तो इंडोनेशिया में। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट इंडोनेशिया में हुआ था। विश्व के प्रमुख मड वल्केनो में आते हैं कि इसमें कौन कौन आता है, तो मड वल्केनो में येलोस्टोन पार्क अमेरिका में है, लूसी इंडोनेशिया में, ईरान मकरान पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर बाकू अजरबैजान में है, और बारा टांग द्वीप अंडमान भारत में स्थित है। यहाँ पे देखते हैं ज्वालामुखी, ज्वालामुखी एक दरार अथवा निकास होता है। इसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग में से होता है, जिसमें लावा, ज्वालामुखी गैस, भाप आदि खंडमप पदार्थ बाहर निकलते हैं। वहीं पर ज्वालामुखी के प्रकार, प्रक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, जिससे मुख में हमेशा धूल, धुआं, गैस, वाष्प आदि पदार्थ बहता बाहर निकलते रहते हैं, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। जो यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी का कुछ देखेंगे, तो किलायू मौना लोआ का हवाई द्वीप अमेरिका पर, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, माउंट इरिबस अंटार्कटिक में, वैलन द्वीप अंडमान में है, और वहीं पे ओजोन डेल सलाडो का अर्जेंटीना चिली सीमा पर स्थित है। स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी ये कहाँ है, तो भूमध्य सागर में स्थित है, जिसको भूमध्य सागर का प्रस्ताव स्तंभ के नाम से जाना था। माउंट एटना सिसिली द्वीप इटली में स्थित है। सुषुप्त ज्वालामुखी किसको कहते हैं, तो ऐसे ज्वालामुखी जो काफ़ी समय से शांत है लेकिन इसमें उद्गार होने की संभावना बनी रहती है, उसे सुषुप्त ज्वालामुखी जो निम्न है, विसुवियस इटली में है, फ्यूजियामा जापान में है, क्राकाटोवा इंडोनेशिया में, तथा नारकोंडम पोर्ट ब्लेयर और दक्षिण अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। वहीं पे अगर बात की जाए शांत ज्वालामुखी की, तो जब उसमें उद्गार होने की संभावना पूर्णतः समाप्त हो जाता है, तो उसे उसके मुख जल आदि से भर जाते हैं, तब इसका शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। उदाहरण पोपा म्यांमार, एकांगुआ दक्षिण में अमेरिका, किलिमांजारो तंजानिया, कोहे सुल्तान एवं देवबंद ईरान। ठीक है, तो यहाँ पर हम टोटल 50 क्वेश्चन देखे हैं। आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो अच्छे से देखे होंगे, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो ये जो बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर जो ज्ञान बिंदु के बुक से हम ये वीडियो बना रहे हैं, या इसमें टोटल 18 सेट दिया हुआ, तो हम यहाँ पर प्रयास करेंगे कि इसे हर हाल में 18 दिन में समाप्त किया जाए, जिससे कि आपकी दरोगा का रिवीजन या तैयारी अच्छे तरह से हो पाए और आप दरोगा बनने के लिए सुनिश्चित कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।